अगर मोदी जी ना होते तो आज देश के युवाओं के पास नौकरी होती, क्योंकि पकौड़ा तलने का तेल भी 200 के पार हो गया है। पुरानी बात नहीं है, नेहरू जी की बात नहीं है, यह भी कुछ चंद वर्षों पहले की बात है। ये चंद वर्षों पहले आपने इस काम को किया था। अरे राहुल गांधी जी सरेआम सबूत है। अमन जी थोड़ा आपसे थोड़े टाइम ज्यादा वो किया जो आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें तो रियायत आपको माननी पड़ेगी। वो नाम तो आप ले लीजिए, वो नाम आपकी जुबान पर आने में क्यों आपत्ति है? मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। अब अगर भूता है तो बात भी सुनो ना, तथ्य से बता रही की बात करेंगे तो बीच में नहीं बोलूंगा। अगर मोदी जी ना होते तो आज देश के 84% जनता की आय कम ना हुई होती और धन्ना सेठ देश के 77% संसाधनों पे ना बैठे होते। अगर मोदी जी ना होते तो आज देश के युवाओं के पास नौकरी होती, क्योंकि पकौड़ा तलने का तेल भी 200 के पार हो गया है। अगर मोदी जी ना होते तो पेट्रोल 100 के पार नहीं होता और आटे का दाम तिगुना ना हुआ होता। अगर मोदी जी ना होते तो 60 लाख छोटे मझोले उद्योग बंद ना हुए होते। अगर मोदी जी ना होते तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 करोड़ नौकरियां न गई होती। अगर मोदी जी ना होते तो 700 किसानों की शहादत नहीं होती और दुगना करने वाली आय का जो जुमला उन्होंने दिया था 27 रुपए प्रतिदिन पे घटकर किसान की बेराजी ना होती। तो यह असलियत है मोदी जी की, बन-ठन के बोलना और हर बार लोकतंत्र के संवाद को गिराना। आपने बताया और सिर्फ मोदी जी का यही काम है। आपने बताया कांग्रेस ना होती तो ये सब ना होता। सुप्रिया जी बता रही है मोदी जी नहीं होते तो 700 किसानों की शहादत नहीं होती, महंगाई नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। दे दीजिए जवाब राजीव जेटली। एक किताब लिखी गई थी कांग्रेस के एक बहुत चहेते हैं पत्रकार उनके द्वारा। उस किताब के अंदर लिखा था कि कांग्रेस के जितने भी नेता आजादी के बाद ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने इस बात को कोट किया था कि हमारी कांग्रेस अब भ्रष्ट हो चुकी है, आलसी हो चुकी है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, तो अब हमें कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जिन महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, उसी महात्मा गांधी जी ने भी कहा था अब कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो खत्म हो चुका है, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त पे पूरी देश जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, काला पानी की सजा भुगत रहा था, जिस वक्त पे पूरा देश सड़कों पर लाठियां खा रहा था, उस वक्त पे कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही थी और जिसे ये आजादी की लड़ाई बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटाने का षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र का इल्जाम जिसके ऊपर लगा था, मैं उसका नाम दोबारा कोट नहीं करना चाहता, जिन्हें ये कह रहे हैं कि उनके सामने नाक रगड़ते हैं, अगर वहां पर वो राजनीतिक कमरे के अंदर केवल राजनीति चल रही थी तो वो सड़क पर डंडे खाना वाले व्यक्ति का नाम आपकी जुबान पे क्यों नहीं आया आज तक? क्यों नहीं आपने कहा उसमें आजादी का योगदान उसमें था? हमेशा आपने नेहरू जी को कोट किया और नेहरू जी पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा था कोरिया का असर मेरे भारत पे पड़ रहा है महंगाई का। पहली बार जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं जब हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था उस वक्त पे आपने कोरिया पर इल्जाम लगाया अपनी महंगाई का, ये नेहरू जी थे और नेहरू जी के ऊपर आप बार बार बोलते रहे प्रधानमंत्री जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी जब आपकी पोल खोली तो आप बताइए आपके पास कोई जवाब नहीं था। अगर कांग्रेस ना होती, आप ये बता रहे कांग्रेस अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिस राजनीतिक पार्टी ने षड्यंत्र करके इसके 2 टुकड़े करे थे और जिन्ना ने जो पोस्टर निकाला था उस पोस्टर को चिपकाने वाले गांव क्षेत्र में जाकर के कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। अरे आपने इस देश के 2 टुकड़े करे थे, आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करे थे। गलतियों को बार-बार दोहराने से भविष्य थोड़ी ना अच्छा होता है। साथ में जोड़ दूं, मेरा एक सवाल है राजीव भाई, आपसे एक सवाल है। नेहरू जी को कोसने से भविष्य थोड़ी ना अच्छा हो जाएगा। अब कांग्रेस ना होती तो आज का नहीं है ना कांग्रेस, आज तो आप है ना सर, आज तो नहीं है ना। आ रहा हूं 1 मिनट, सुप्रिया जी आ रहा हूं, सुप्रिया जी आ रहा हूं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, आ रहा हूं सुप्रिया जी। लेकिन राजीव जेटली, मतलब इतिहास की गलतियों को बार बार दोहराने से भविष्य स्वर्णिम हो जाता है क्या? बार बार नेहरू को कोसने से 50 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, आज की बात होनी चाहिए थी ना। मतलब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि हम नेहरू ये कांग्रेस इसलिए आज कांग्रेस नहीं है, इसलिए 44 पर है, इसलिए आप लोग 300 पार है ना। आपको जवाब देना कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। 300 पार है, हम 300 पार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने विस्तार से बताया। तमिलनाडु से आप गायब हो गए, त्रिपुरा से आप गायब हो गए, आज से नहीं 30 साल से गायब है और आप गायब होते चले जा रहे हैं। जहां जहां आए थोड़े वक्त के लिए वहां पे भी आपकी हरकतों ने आपको वापस उसी जगह बिठा दिया जहां पर आपको होना चाहिए था। अरे भाई कांग्रेस के ऊपर चर्चा हो रही है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस के ऊपर अमन जी चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है यही आपके लिए बड़ा स्पेस है।
इसे कैश कर लीजिए। आप अच्छा बोलती हैं सुप्रिया जी, आप ही कांग्रेस बनकर अपनी कांग्रेस पार्टी को जिंदा रख रही हैं। ये ना राहुल गांधी कर पा रहे हैं, ना प्रियंका गांधी कर पा रही है, ना सोनिया गांधी कर पा रही है, ना आपके वो भ्रष्ट नेता कर पा रहे हैं, ना आपके कार्यकर्ता कर पा रहे हैं, जिनकी दुकान केवल भ्रष्टाचार से चला करती थी। अरे आप इस काम को करेंगे तो उसका मतलब नहीं कि वो कांग्रेस कर रही है उस काम को। इस देश ने भुगता है कांग्रेस को। इस देश को मालूम है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी उसका पैसा कौन खाता था? उसका पैसा कांग्रेसी कार्यकर्ता खाते थे। अगर कोई व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, उसकी रिश्वत कहां देनी पड़ती थी? उसको कांग्रेसी नेताओं को जाकर देनी पड़ती थी। इस देश की एक भी सड़क, एक भी पुल, एक मैं अजय आलोक के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ है। सुप्रिया जी पहले आप जवाब दे दीजिए। सुप्रिया जी पहले आप बोलिए। राजीव भाई एक एक करके बोलते हैं। इक्वल टाइम, इक्वल स्पेस जरूरी है मेरे लिए देना। ये सब एक साथ। सुप्रिया जी आप, I have a right to respond. हाँ ठीक है, सुप्रिया जी आप बोले, फिर मैं आ रहा हूँ हर्षवर्धन I त्रिपाठी। have a right to respond. जी बिल्कुल बोलिए ना सुप्रिया जी। I have a right to respond. और मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड मुझे यह कहता है कि जब मोदी जी खड़े होकर नेहरू जी को कोट करते हैं, मुझे अच्छा लगा। बड़ा शोध किया उन्होंने कल से आज तक पे नेहरू जी में। नेहरू जी से कुछ सीख लेते, उनसे सीखते कैसे लोकतंत्र में उनकी आस्था थी, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने उनकी आस्था थी, कैसे सच्ची देशभक्ति होती है, किस तरह से उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह से विश्व में भारत की जगह होनी चाहिए। लेकिन आशा ही कर सकती हूँ, विश्वास उन्होंने कुछ सीखा नहीं। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपके चैनल पर ये जो चल रहा है अर्बन नक्सल और जो कल चल रहा था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस भाषा का प्रधानमंत्री उपयोग करते हैं, जो दो रुपल्ली के ट्रोल ट्विटर पे कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से यही आशा है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने लिखित जवाब में आरटीआई के रिस्पांस में और सदन में यह कहा है कि टुकड़े टुकड़े नाम का कोई गैंग नहीं है, इसका कोई संज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता इसके मेंबर्स कौन है। तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, और इन दोनों में से अगर कोई एक झूठ बोल रहा है तो एक को तो कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी को लगता है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो बर्खास्त करें अमित शाह को आरटीआई में और सदन में झूठ बोलने के लिए कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। अर्बन नक्सल्स पर भी ये बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी बोला गया। क्या वो बर्खास्त करेंगे अमित शाह को? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इस तरह की सस्ती घटिया भाषा का प्रयोग, टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों के चंगुल में कांग्रेस, ये आपकी औकात, ये आप ऑपोजिशन को टुकड़े गैंग की लीडर कह रहे हैं। मानसिकता दिखा राजीव जेटली, घटिया मानसिकता। ये है टुकड़े गैंग एग्जिस्ट करता है। अमन जी, इस देश ने देखा था जिस वक्त पे इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश चल रही थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वक्त पे इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वहां खड़े होके उनके समर्थन में वही नारे लगा रहे थे। अरे ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नेहरू जी की बात नहीं है, यह भी कुछ चंद वर्षों पहले की बात है। ये चंद वर्षों पहले आपने इस काम को किया था। अरे राहुल गांधी जी सरेआम सबूत है इस टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। अब रही दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं ना महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, नेहरू जी आप ये गलती मत कीजिए, ये देश भुखमरी से मर रहा है, इस देश की जरूरतें बहुत ज्यादा है, आप ग्लोबल लीडर बनने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, इन सम्मेलनों से आपका चेहरा तो चमक सकता है लेकिन इस देश के अंदर चमक नहीं ला सकते। मैंने नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी जी नेहरू जी के लिए कह करके गए थे। अरे आपको ये तो पता होना चाहिए गांधी जी ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, नेहरू जी को मैं मानता हूं, नेताजी को साइड करा। मैंने पहले ही बोला था आपको, जब लोग सड़कों पर डंडे खा रहे थे तब महात्मा गांधी जी नेहरू जी को, नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि भाई मैं सोचता था कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, मुझे नहीं पता था बंद कमरे के अंदर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अजय आलोक का कुछ गलत का है तो अगर आप बताएं सुप्रिया जी। क्योंकि फैक्ट्स पे बात हो रही थी और हमारे बिहार के बाबू कुछ बात कर रहे थे लोकतंत्र की, आपके तो डीएनए पर सवाल उठा दिया था, आपको तो थोड़ा आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन सत्ता की ऐसी लोलुपता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। मुझे जेडीयू का और बीजेपी के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग तो राजनीतिक मंच से आते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप तो विश्लेषक बन के आते हैं, आपने तो किताब भी लिखी है मोदी जी की फोटो लगा के नए भारत की, और उसका जेटली जी ने शायद प्रोलॉग भी लिखा था, तो मुझे पता है कि आप किस तरह की बात यहाँ विश्लेषण में भी बोलिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने एक शब्द उठाया तथ्य, बिल्कुल सही बात आपने करी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए और सदन से ज्यादा तथ्यों में बात और कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या तथ्य है? तथ्य यह है कि इस समय देश के 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई है।
इस देश में 84% लोगों की इनकम घट गई है। इस देश में बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। इस देश में आटे का दाम तिगुना हो गया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो आग लगी पड़ी है। इस देश में अगर आप मोदी जी के आज क्रिटिकल होते हैं तो आप पर सीधे सेडिशन का केस लगता है। आपकी एजेंसीज का दुरुपयोग करके भाजपा के फ्रंटल बन गए हैं और वो फ्रंटल कोर्ट में केस प्रूफ नहीं कर पाते हैं और फिर बगले झांकते हैं। यह असलियत है। तथ्य यह है कि 60 लाख छोटे मझोले उद्योग आपने बंद कर दिए और इस देश में 102 से बढ़कर 142 लोगों की आय 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ हो गई, जबकि 84% की घटी। तथ्य तो यह भी है। इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं? इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं कि जब सारा देश गांधी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट करता था तो आप माफी और मुखबिरी करते थे। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ बढ़कर सरकार चलाते थे और वो अंग्रेजों को 10 पन्ने की चिट्ठी लिख के कहते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध बंद हो। आप ही के जैसे और आप ही के पूर्वजों को सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा प्रतिहार करके कहा था ये लोग विरोध करके गलत है। तो तथ्य व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़कर यहाँ पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक और तथ्य आज प्रधानमंत्री ने बताया, कहना चाहती हूँ जी, ये बात मैं जरूर कहूंगी। एक मिनट सुप्रिया जी, मैं एक सवाल आ रहा हूँ, राजीव भाई आ रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुप्रिया जी, क्या ये भी तथ्य नहीं है अगर कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? आप मेरे से बेहतर जानती हैं शायद, क्या नाम है उनका? जी हाँ, आप एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं, मैं दूसरे का नाम बता क्या नाम है उनका? आप नाम बता दीजिए। हासिल ना हो, क्या नाम है? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है? अमन जी थोड़ा आपसे थोड़े टाइम ज्यादा वो किया जो आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें तो रियायत आपको माननी पड़ेगी। वो नाम तो आप ले लीजिए, वो नाम आपकी जुबान पर आने में क्यों आपत्ति है? नाम ले लीजिए। किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया? तो मेरी बात तो सुनो। जी जी जी, बिल्कुल जी। अरे भाई 4:1 का डिबेट करा रहे हो, बात भी सुन लो। क्या बात है, सुनिए। बात यह है कि एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, जहां बहुमत ना हो वहां पर एजेंसीज को भेज दो, वहां पर पैसे से खरीद फरोख्त कराओ और चाणक्य बन जाओ। ये कौन से चाणक्य भैया? 2017 के बाद यह सच है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर और 12,000 वोटों से मात्र बिहार को छोड़कर बीजेपी लगातार चुनाव हार जी, वहां से बस काउंटर ये आता है कि ज्ञान कौन दे रहा है, लोकतंत्र पर लेक्चर कौन दे रहा है। असल में आप बिल्कुल